तो आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी इस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है। और कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी और हाँ शायद थोड़े चौंकाने वाले विचार हैं उन पर बात करें। बिल्कुल, ये किताब एक तरह से भविष्य में झांकने वाली दूरबीन जैसी है। हरारी हमें कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाते हैं जिनसे हम शायद बचना चाहते हैं पर उनसे भाग नहीं सकते। सही कहा। आने वाले कल की तैयारी के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, बड़े सवाल उठाती है। हाँ, जैसे कि आजकल इतना कंफ्यूजन क्यों है भविष्य को लेकर, या ये जो डर है कि टेक्नोलॉजी हमारी नौकरियां ले लेगी, क्या ये सच है? और ये भी कि सच और झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। बिल्कुल। और इन सब के बीच मतलब जिंदगी का मकसद क्या है? तो आज इन्हीं सवालों के आसपास हम घूमने वाले हैं। हरारी के नजरिए से 21st सेंचुरी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो पहला बड़ा सबक है वो जुड़ा है एक तरह के मोह भंग से, डिसइल्यूजनमेंट जिसे कहते हैं। मोह भंग, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी है। किस चीज से मोह भंग की बात कर रहे हैं हरारी? वो बात कर रहे हैं उन बड़ी कहानियों की जिन पर हमने पिछली सदी में बहुत भरोसा किया था। कहानियां जैसे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, उदारवाद मतलब लिबरलिज्म, यहाँ तक कि धर्म, पैसा, ये सब भी तो कहानियां ही है ना। हाँ, मतलब विचार, सिस्टम्स जिन्होंने दुनिया को एक शक्ल दी, हमें जोड़ा। बिल्कुल। और 20वीं सदी में इन कहानियों में एक तरह की लड़ाई हुई, फासीवाद, साम्यवाद और उदारवाद के बीच। और उसमें उदारवाद जीत गया। ऐसा लगा कि बस अब यही रास्ता है। हाँ, लगा कि इतिहास खत्म हो गया है, अब पूरी दुनिया लोकतंत्र और फ्री मार्केट अपना लेगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? मतलब आज देखें तो वही तो सवाल है, क्या वो कहानी आज भी उतनी मजबूत है? शायद नहीं। 2008 का वो इकोनॉमिक क्राइसिस याद है? फिर ब्रेग्जिट, ट्रंप का आना। दुनिया भर में ये जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, समाज का ध्रुवीकरण मतलब सोसाइटल पोलराइजेशन, लोग कैसे हम और वो में बट रहे हैं, ये सब क्या दिखाता है? यही कि जिस कहानी पर सबसे ज्यादा यकीन था वो अब चरमरा रही है ना। उदारवाद का पतन, लिबरलिज्म्स कोलैप्स, ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं लग रही। हाँ, ये जमीनी हकीकत लग रही है। पर क्यों? हरारी इसके पीछे एक दिलचस्प वजह बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि उदारवाद जो है वो 21वीं सदी की दो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में नाकाम हो रहा है। कौन सी दो चुनौतियां? पहली जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तकनीकी व्यवधान मतलब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। अच्छा, और ये दोनों तो ग्लोबल समस्याएं हैं, किसी एक देश की नहीं। बिल्कुल। और उदारवाद का फोकस ज्यादातर किस पर रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, राष्ट्र राज्य पर। हाँ, इंडिविजुअल लिबर्टी। तो वो इन ग्लोबल समस्याओं का कोई ठोस ग्लोबल समाधान नहीं दे पा रहा। ये उसकी बनावट में ही नहीं है शायद। मतलब जो उसकी ताकत थी व्यक्ति पर फोकस, वही अब एक तरह से कमजोरी बन गई है। हाँ, कुछ ऐसा ही। जब बात क्लाइमेट चेंज या फिर एआई जैसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की आती है तो देशों का आपसी सहयोग चाहिए, एक ग्लोबल विजन चाहिए। उदारवाद वो ढांचा आसानी से नहीं दे पाता। तो हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पुराने नक्शे काम नहीं कर रहे और नई मंजिल का पता नहीं, एक खालीपन सा है। और जब ऐसा खालीपन आता है तो लोग अक्सर पुरानी ज्यादा खतरनाक कहानियों की तरफ मुड़ जाते हैं ना। इतिहास तो यही बताता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रवाद का उफान, धार्मिक कट्टरता, हम अच्छे वो बुरे वाली सोच, ये सब इस खालीपन को भरने आ सकती हैं। ये हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास दे सकती हैं शायद। हाँ, लेकिन असल में ये हमें और कमजोर बनाती हैं उन असली खतरों से लड़ने के लिए जिनका सामना हमें मिलकर करना है। हरारी यही चेतावनी देते हैं, अगर हमने मिलकर कोई नई भरोसेमंद ग्लोबल कहानी नहीं बनाई तो हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। हाँ, और असली दुश्मन दरवाजे पे खड़ा होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर वो तकनीकी बदलाव जिसकी हमने बात की। और शायद सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी हिला रही है, एआई और ऑटोमेशन। ये किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये शब्द सुनते ही एक तरफ तो लगता है वाह क्या संभावना है। हाँ, भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर। और दूसरी तरफ एक गहरा डर भी है। हरारी कहते हैं कि ये वाली जो तकनीकी क्रांति है ना, ये पहलों से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? पहले भी तो मशीनें आई थीं, नौकरियां बदली थीं। पहले मशीनें क्या करती थी? वो इंसान की शारीरिक ताकत, मसल पावर की जगह लेती थी। जैसे फैक्ट्री की मशीन ने हाथ का काम ले लिया। हाँ, पर तब भी नई नौकरियां बनी। इस बार एआई क्या कर रही है? वो इंसान की दिमागी ताकत, कॉग्निटिव एबिलिटीज को चैलेंज कर रही है।
सोचना, सीखना, समझना। वो काम जो हमें लगता था सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वो किला था जो अब तक सुरक्षित माना जाता था। और अब तो इसके उदाहरण भी देखने लगे हैं। एआई डॉक्टरों से बेहतर एक्सरे पढ़ रही है, वकीलों से तेज कानूनी रिसर्च कर रही है। यहाँ तक कि क्रिएटिव काम, संगीत बनाना, पेंटिंग करना, लिखना। क्या वाकई? मतलब आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन भी सेफ नहीं है? देखिए, मुद्दा ये नहीं कि एआई अगला रहमान या हुसैन बन पाएगी या नहीं। मुद्दा ये है कि वो काफी अच्छा, गुड इनफ काम कर सकती है, बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में। और ज्यादातर बिजनेस में काफी अच्छा ही चाहिए होता है। एग्जैक्टली, जब सस्ता और तेज विकल्प मौजूद होगा तो इंसान की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये नौकरियों के जाने की बात तो ठीक है, समझ आती है, पर हरारी इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो एक यूजलेस क्लास यानी बेकार वर्ग के बनने की बात करते हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब और कठोर है। हाँ, शब्द कठोर हैं, पर हरारी का मतलब ये नहीं कि लोग बेकार हैं। मतलब ये है कि भविष्य की इकोनॉमी में सिस्टम के लिए शायद उनकी जरूरत ही ना रहे, वो अप्रासंगिक हो जाएं, इर्रेलेवेंट। हाँ, ये शोषण से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। जिसका शोषण हो रहा है, कम से कम सिस्टम को उसकी जरूरत तो है, पर जो अप्रासंगिक है उसकी शायद किसी को परवाह ही ना हो। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। ये इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, हर स्तर पर। सोचिए, अगर करोड़ों लोगों के पास कोई काम ही ना हो, समाज का क्या होगा? मान लीजिए सरकारें सबको बेसिक इनकम दे भी दें। हाँ, यूबीआई। तब भी काम से जो एक मकसद मिलता है, पहचान मिलती है, उसका क्या? लोग क्या करेंगे? वर्चुअल रियलिटी में खो जाएंगे या सड़कों पर उतरेंगे फ्रस्ट्रेशन में? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं है, ये इंसान होने के मतलब का सवाल है। हमारी पहचान का बड़ा हिस्सा हमारे काम से जुड़ा होता है। और जब वो छिनेगा तो लोग क्या ढूंढेंगे? जुड़ाव, अपनेपन का एहसास। शायद वो समुदाय की तरफ देखेंगे। और यहीं से हम कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, ध्रुवीकरण और समुदाय का संकट। समुदाय, कम्युनिटी, शब्द तो बहुत अच्छा है, पर आज के दौर में असली समुदाय है कहाँ? फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं, पर क्या वो असली समुदाय है? वही तो, हम शायद पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, पर उतने ही ज्यादा अकेले भी महसूस कर रहे हैं। हरारी इसी फर्क पर जोर देते हैं ना, ऑनलाइन नेटवर्क और असली समुदाय में क्या अंतर है? हाँ बिल्कुल, असली समुदाय का मतलब सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होता, उसमें गहरे रिश्ते होते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है, और सबसे जरूरी फिजिकल प्रेजेंस, शारीरिक मौजूदगी। मतलब किसी के दुख में सिर्फ ऑनलाइन सॉरी लिख देना काफी नहीं है, उसके पास जाना, उसके कंधे पर हाथ रखना। वो जो इंसानी स्पर्श है, आमने सामने की बातचीत है, उसे टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। हम सिर्फ डेटा के बंडल नहीं हैं। पर सोशल मीडिया तो हमें एक अलग ही दिशा में ले जा रहा है। हाँ, उसके जो एल्गोरिदम हैं वो किस लिए बने हैं? हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? हमारी भावनाओं को भड़काना, गुस्सा, डर, नफरत। बिल्कुल, हम लाइक, शेयर, कमेंट के चक्कर में असली इंसानी जुड़ाव खोते जा रहे हैं। और इसका एक नतीजा है ये इको चेम्बर्स, मतलब ऐसी जगह जहां हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, प्रतिध्वनि कक्ष, हमें वही खबरें दिखती हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं। उन्हीं लोगों से जोड़ा जाता है जो हमारी तरह सोचते हैं। और जो अलग सोचते हैं वो या तो दिखाई नहीं देते या दुश्मन की तरह पेश किए जाते हैं। इससे हमारे अपने विचार और पक्के होते जाते हैं और समाज बढ़ता जाता है। सोसाइटल पोलराइजेशन। सही कहा। हम भूल जाते हैं कि एक स्वस्थ समाज या लोकतंत्र के लिए अलग अलग विचारों का साथ रहना जरूरी है। सोशल मीडिया हमें एक नकली, आभासी समुदाय देकर असली समुदाय को कमजोर कर रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, पर क्या ये प्रैक्टिकल है आज? हरारी क्या कहते हैं इस बारे में? छोड़ना शायद मुमकिन ना हो सबके लिए, पर हरारी कहते हैं कि हमें जागरूक बनना होगा, सचेत, टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं, मालिक। मतलब ये समझना कि हम ऑनलाइन कितना वक्त बिता रहे हैं, क्यों बिता रहे हैं, ये एल्गोरिदम हमें कैसे नचा रहे हैं, और सबसे जरूरी अपनी असली जिंदगी में, असली रिश्तों में वक्त लगाना। दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ रहना, पड़ोसियों से बात करना। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में एक बैलेंस बनाना, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ठीक है, तो तकनीक का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। पर ये जो ध्रुवीकरण है, ये इको चेम्बर्स हैं, ये हमें एक और बड़े संकट की तरफ ले जाते हैं, सच का संकट। हाँ, जब सब अपनी अपनी सच्चाई के बुलबुले में रहेंगे तो फिर असली ऑब्जेक्टिव सच कहाँ मिलेगा? और यहीं से बात आती है पोस्ट ट्रुथ की, उत्तर सत्य।
पोस्ट ट्रुथ, ये शब्द भी आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि लोग ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं? नहीं, ये उससे ज्यादा गहरी बात है। पोस्ट ट्रुथ वो सिचुएशन है जहां सच क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है या मैं किस पर यकीन करना चाहता हूँ। मतलब इमोशंस और पर्सनल बिलीव्स फैक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। हाँ, अगर कोई खबर मेरे पहले से बने विचारों को सपोर्ट करती है तो वो मेरे लिए सच है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। और अगर कोई फैक्ट मुझे चैलेंज करता है तो वो फेक न्यूज़ है। ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। हाँ है, लेकिन यहाँ भी हरारी एक मजेदार बात कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इंसान तो हमेशा से ही एक तरह के पोस्ट ट्रूथ दुनिया में रहा है। हमेशा से? कैसे? हमारी पूरी सभ्यता किस पर टिकी है? कल्पना पर, फिक्शन पर विश्वास करने की हमारी क्षमता पर। जैसे धर्म, राष्ट्र, पैसा, ह्यूमन राइट्स, ये सब क्या हैं? ये कोई पहाड़ या नदी जैसे भौतिक सत्य तो नहीं है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हमने मिलकर सच मान लिया है, और इन्हीं के दम पर हम लाखों करोड़ों लोग एक साथ काम कर पाते हैं। अच्छा, तो अगर हम हमेशा से कहानियों पर जीते आए हैं तो आज क्या अलग है? पोस्ट ट्रूथ अब इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? फर्क है स्पीड और स्केल का। आज टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी कहानी, सच्ची या झूठी, मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। हाँ, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। बिल्कुल। और इस शोर में, इस लगातार होती बमबारी में असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसके परिणाम, अगर लोग फैक्ट्स के बजाय भावनाओं या झूठी कहानियों के आधार पर वोट दें, या वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, या क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लें, तो क्या होगा? लोकतंत्र कैसे चलेगा? समाज कैसे सही फैसले लेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इसमें हमारी अपनी भी भूमिका है। हमें अक्सर कड़वा सच पसंद नहीं आता, हमें आरामदायक कहानियां अच्छी लगती हैं। सही बात है। तो इस पोस्ट ट्रूथ के माहौल से निकलें कैसे? क्या कोई रास्ता है? हरारी कुछ बताते हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें वो बताते हैं। पहली, अगर कोई खबर आप में बहुत तीव्र भावना जगाए, गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा खुशी, तो उस पर शक करें, थोड़ा रुके। अच्छा। दूसरा, हमेशा सोर्स चेक करें। ये जानकारी आ कहां से रही है? क्या ये भरोसेमंद है? ठीक है। और तीसरा, और जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना। खुद को जानना, इसका पोस्ट ट्रूथ से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, हम सबके अपने बायस होते हैं, पूर्वाग्रह, अपनी पसंद नापसंद। कुछ चीजें होती हैं जिन पर हम यकीन करना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। अगर हम अपने इन बायस को लेकर अवेयर नहीं हैं, तो कोई भी हमें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। हम वही सच मान लेंगे जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, जो हमारे बायस को फिट बैठता है। तो सच की लड़ाई असल में हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जानी है। बिल्कुल। अपने मन की वर्किंग को समझना, अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानना, यही पोस्ट ट्रूथ से बचने का सबसे पक्का तरीका है। ये हमें उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल की तरफ लाता है। जब पुरानी कहानियां टूट रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, समाज बट रहा है, सच पर भरोसा नहीं रहा, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? मीनिंग कहाँ से लाएं? सदियों तक तो धर्म ने या राष्ट्रवाद ने या किसी बड़ी विचारधारा ने हमें मतलब दिया था, एक कहानी दी थी जिसका हम हिस्सा थे। पर आज वो सब कहानियां कमजोर पड़ रही हैं। विज्ञान ने कई धार्मिक जवाबों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने राष्ट्र की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, वो हमें क्या बनाता है? ज्यादा से ज्यादा एक कंज्यूमर, जिसका मकसद अगली चीज खरीदना है। इसमें गहरा अर्थ कहाँ है? तो फिर कहाँ देखें अर्थ के लिए? हरारी का जवाब शायद कुछ लोगों को चौंका सकता है या शायद असहज कर सकता है। क्या है वो जवाब? वो कहते हैं शायद जिंदगी का कोई एक पहले से तय यूनिवर्सल मीनिंग है ही नहीं। कोई मतलब नहीं है? पहले से तय मतलब नहीं है। शायद जिंदगी एक खाली कैनवस की तरह है और उस पर अर्थ के रंग हमें खुद भरने हैं। ये सोचना एक तरफ तो डरावना लगता है, सारी जिम्मेदारी हम पर। हाँ, और दूसरी तरफ ये आज़ादी भी देता है, अपनी कहानी खुद लिखने की आज़ादी। इतने भटकाव हैं, अपने अंदर की आवाज़ कैसे सुने? उस कैनवस पर रंग कैसे भरें? जवाब फिर वहीं आता है घूम फिर कर। सेल्फ नॉलेज, खुद को जानो। ये हजारों साल पुरानी सलाह है, पर आज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और खुद को जानने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। नहीं, उससे कहीं गहरा। इसका मतलब है अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को समझना, अपने विचारों और भावनाओं के खेल को देखना। हम खुद को अपनी नौकरी से, अपने मजहब से, अपनी नेशनैलिटी से पहचानते हैं, पर ये सब तो ऊपर के लेबल हैं। असली हम कौन हैं?
असली हम वो अनुभव करने वाली चेतना है। हरारी कहते हैं कि हमें इन लेबलों से, इन कहानियों से जो हमने अपने बारे में बना रखी हैं, उनसे थोड़ा पीछे हटना सीखना होगा। और इसका तरीका क्या है? अपने मन को ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के, अपने विचारों को आते जाते देखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, आपको लगता है अपनी सांस पर ध्यान देना। क्या ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं? सोच हाँ, मेडिटेशन यानी ध्यान, पर इसे किसी धार्मिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं। ये मन को समझने का एक प्रैक्टिकल सेक्युलर तरीका है। ऐसे ही ये समझने का कि हमारा ज्यादातर दुख हमारे अपने मन की उपज है और रोजमर्रा हमारी की अपनी हिंदी में प्रतिक्रियाओं का जानना नतीजा है। चाहते हैं। और जब तो हम अपने हमारे मन को चैनल समझने लगते हैं सब्सक्राइब करना तो न हम भूले। उसके मिलते हैं गुलाम नहीं अगली रहते, किताब हम के अपने साथ। विचारों, धन्यवाद। अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें बाहरी हालात पर कैसे रिएक्ट करना है। यहीं से असली आज़ादी मिलती है। और शायद यहीं से अर्थ भी मिलता है। हाँ, अर्थ कोई खजाना नहीं है जो कहीं बाहर गड़ा है और हमें उसे खोजना है। अर्थ वो है जो हम हर पल रचते हैं, अपनी जागरूकता से, अपनी चॉइस से, दुख को स्वीकार करने में, छोटी खुशियों को एंजॉय करने में, दूसरों की मदद करने में, सीखते रहने में। तो ये थी हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से कुछ अहम बातें, बिखरती कहानियाँ, एआई का बढ़ता साया, समाज का बंटवारा, सच का धुंधलाना और इन सब के बीच अपने अंदर अर्थ खोजने की चुनौती। ये मुद्दे वाकई बहुत गंभीर हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने शुरू में कहा था, हरारे का मकसद डराना नहीं, जगाना है। शायद सबसे बड़ा टेकअवे यही है, क्लैरिटी इज पावर, स्पष्टता ही शक्ति है। इस उलझी हुई तेजी से बदलती दुनिया में चीजों को साफ साफ देख पाना ही सबसे बड़ा स्किल है। हाँ, जो लोग इन बदलावों को समझ पाएंगे, जो शोर के पार देख पाएंगे, जो सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे, वही भविष्य को सही दिशा दे सकते हैं। ये किताब हमें रेडीमेड जवाब नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सही सवाल पूछना सिखाती है, सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में ये जिम्मेदारी हम पर डालती है। भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, उसे हम बनाते हैं। अपने आज के कामों से, अपने चुनावों से हमें सिर्फ दर्शक नहीं बने रहना है, इस बहस में शामिल होना है, सीखना है, सवाल करना है और जो हमें सही लगता है उसके लिए खड़े होना है। और जैसा हमने देखा, इस सब की शुरुआत खुद को जानने से होती है। और यहीं मैं वो आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा जो शायद पूरी बात का निचोड़ है। अगर हम खुद को ही नहीं समझते, अपने मन को ही काबू में नहीं रख सकते, तो हम उस भविष्य को कैसे संभालेंगे जहां टेक्नोलॉजी हमें हमसे बेहतर समझने और शायद कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है? क्या होगा जब एल्गोरिथम्स हमें हमसे बेहतर जानने लगेंगे? ये सवाल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।